हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिज अकेडमी। और देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड। लास्ट क्लास में हमने मौर्यन पीरियड पढ़ा था। मौर्यन पीरियड के अंदर देखा कि किस तरह से मौर्याज का जो है राइज हुआ भारी। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, और बाद में और भी जो किंग्स रहे, लेकिन मेनली अशोक की वजह से मौर्यन पीरियड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और मैंने एक बात बताई थी कि पैन इंडिया हो गया था, काफ़ी ज़्यादा एरिया में जो है फैल गया था। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज द रीजनल किंगडम्स वर फॉर्म्ड। बहुत सारे रीजनल किंगडम्स बन गए थे। अनलाइक मौर्याज, नन ऑफ दीज रीजन्स किंगडम्स कुड एक्सटेंड देयर पॉलिटिकल अथॉरिटी ओवर द लार्ज एरिया। ये सब छोटे छोटे एरियाज में थे और बहुत सारे रीजनल किंगडम्स बन गए थे। तो ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड था। इसको कई बार हम प्री गुप्ता पीरियड ही बोल देते हैं। अब इंट्रोडक्शन के लिए बोल रहे हैं ट्रेड एंड इकोनॉमी। कह रहे हैं कि इस टाइम क्या था, द होल सब कॉन्टिनेंट वॉज वेल कनेक्टेड बाई डिफरेंट ट्रेड रूट्स। बहुत सारे अच्छे ट्रेड रूट्स डेवलप हो चुके थे और इस टाइम जो है इकोनॉमी काफ़ी अच्छी चल रही थी। जैसे फेमस पोर्ट्स में तामलुक है। तामलुक का पुराना नाम आपने सुना होगा ज़रूर, ताम्रलिप्ति, है ना। स्पेलिंग प्लीज़ आप लोग चेक कर लेना। ताम्रलिप्ति, ये पोर्ट कहाँ पे पड़ता है? ये पोर्ट आपका कैलकाटा के आसपास है, मतलब बंगाल में पड़ता है। पोर्ट बंगाल में पड़ता है। तामलुक, या इसका पुराना नाम जो है ताम्रलिप्ति। बरोच आपका गुजरात में पड़ता है। एक्चुअली ये आसपास इसी के है, जो आपकी गल्फ ऑफ खम्बत है उसके आसपास है। जैसे मान लीजिए गुजरात का एरिया, तो यहाँ पे कहीं है ऐसे, ठीक है। दैट इज़ बरोच। ये आपकी जो खाड़ी है, खम्बत की खाड़ी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कावेरीपट्टनम। कावेरीपट्टनम जो पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट पे है। जैसे अगर हम देखें, ये ब्रोच वेस्टर्न कोस्ट पे हो गया गुजरात के अंदर, ये ईस्टर्न कोस्ट पे कहीं तो तमिलनाडु के अंदर पड़ेगा, ये थोड़ा सा चेन्नई से नीचे है ना। जैसे ये आपका पोर्शन है इंडिया का, तो इधर यहाँ पे ऐसे ये कावेरीपट्टनम है। तो ये 3-4 जो है बड़े फेमस पोर्ट्स थे और इनके यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेंशन ये कर रहे हैं कि देखिए, चीफ जो आर्टिकल्स थे दैट वर एक्सपोर्टेड इंक्लूडेड परफ्यूम्स, पर्ल्स, कॉपर, सैंडलवुड। ये सब चीज़ें जो है एक्सपोर्ट की जाती थी। जो इंपोर्ट की जाती थी वो था क्लॉथ, ग्लास, सिल्वर और गोल्ड। ये सब इंपोर्टेंट थे। और कह रहा है कि ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न पीरियड द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड वाज विद रोमन एम्पायर। देखिए, कई बार इस जो ये जो टाइम था रोमन एम्पायर का, इसको प्लिनी ने कहा है कि दिस वाज ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ कहाँ से हो रहा था? रोमन एम्पायर से। सारा जो ड्रेन हो रहा है वो कह रहा है कि सारा आ रहा है इंडिया में। तो प्लिनी ने कहा है कि दिस पीरियड वाज ड्रेन ऑफ वेल्थ। जैसे बाद में हम इंडिया के टाइम को बोलते हैं, जब ब्रिटिश आए थे तो हम बोलते ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, इंडिया से ब्रिटेन में जा रहा था सारा। इस तरह से रोम से कह रहा है कि सारा जो है, जो गोल्ड सिल्वर है, वो सब इंडिया के अंदर आ रहा था भारी लेवल पे। और कहते हैं ट्रेड, जैसे मेनली जो हम ट्रेड वगैरह करते थे, इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन साथ में आप ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे जो आपके स्पाइसेस थे उसका भी जो है एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। तो इस तरह से प्लिनी ने ब्लेम किया कि जो ट्रेड थी वो ज़्यादा फेवरेबल थी इंडिया के लिए, और रोमन्स को भारी लॉस हो रहा था गोल्ड सिल्वर का, बिकॉज दीज वर इंपोर्टेड, है ना। और इनफैक्ट एक्सचेंज के लिए भी गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स यहाँ पे आ रहे थे और जो सामान था वो जा रहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहा है कि अचीवमेंट ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न पीरियड। देखिए, अचीवमेंट्स ये थी स्पेशल कि हालांकि कोई बड़ा एम्पायर नहीं था, ये बड़ी खास बात थी कि कोई बड़ा एम्पायर नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत अच्छा था। उसका रीज़न था गिल्ड्स, मर्चेंट गिल्ड्स थे, 24 गिल्ड्स थे। और इसमें क्या होता था कि अलग अलग टाइप के जो, जैसे मान लीजिए कोई कमिटी टाइप बना लेते थे लोग। हमने पहले भी डिस्कस किया है मर्चेंट गिल्ड्स का, श्रेष्ठिन्स और बैंकर्स की हमने बात की थी कि भैया गिल्ड क्या हो गया कि एक मान लीजिए कमेटी बना ली, उसके अंदर जो जो लोग हैं एक तरह के काम करने वाले, वो सारे इकट्ठे रहते थे, प्रेजेंट रहते थे, रूल्स रेगुलेशन स्टेट किए जाते थे। और अगर कोई नया भी आता था तो उसको उस कमेटी के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा और ये बोलना पड़ेगा कि हम जो है ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, जो कमेटी और गिल्ड्स के रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो यहाँ पे इस तरह कह रहा है कि द लीडिंग यूनियन अमंग दीज वर पोर्टर्स, मेटल वर्कर्स, कारपेंटर्स, इन सबकी यूनियंस रहती थी। द ग्लास ब्लोइंग टेक्निक रीच द पीक ड्यूरिंग दिस पीरियड। ग्लास ब्लोइंग टेक्निक के अंदर क्या था कि ग्लास बनाने के लिए जो है लंबे पाइप्स के अंदर सेमी फ्लूइड, जो सेमी सॉलिड जो है ग्लास को, उसके फिर ब्लो करते थे। तो उस तरह से ग्लास ब्लोइंग टेक्निक, उसके बाद ग्लास बनता था पूरे तरीके से, है ना। नेक्स्ट आ रहा है दीज गिल्ड्स एक्टेड एज बैंकर्स। बैंकर्स की तरह भी एक्ट करते थे, फाइनेंस कर देते थे ट्रेडिंग को। उसके बाद फाइनेंशियर्स, ट्रस्टीज, ये सारे दे मेड बैंकिंग अ वाइड स्प्रेड ऑफ प्रोफेशन। तो इस तरह से क्या हुआ था कि जो मेजर काम के लिए जो पैसा चाहिए वो गिल्ड्स के थ्रू ही मिल रहा था और लोग भारी काम अच्छा चल रहा था, ट्रेड कॉमर्स बहुत अच्छा था इस टाइम में। तो ये बड़ी आयरनी की बात थी कि इतना कोई बड़ा एम्पायर नहीं होते, छोटे छोटे रीजनल एम्पायर से, लेकिन फिर भी जो है इनका ट्रेड और कॉमर्स बहुत अच्छा था। तो पॉसिबली पोस्ट मॉडर्न एज वाज द ओनली पीरियड व्हेन मनी इकोनॉमी पेनिट्रेटेड सो डीपली इनटू द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन, है ना। ग्रेजुअली, जैसे हमने लास्ट में किया था कि जो कॉइन्स थे मॉडर्न टाइम के, वो पंचमार्क कॉइन्स थे। इसके बाद कह रहा है कि जो मनी की इकोनॉमी थी वो ग्रेजुअली कॉमन मैन की लाइफ तक पहुंच चुकी थी और अभी बार्टर सिस्टम कम हो रहा था पहले की अपेक्षा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और फॉरेन ट्रेड। देखिए, ये टाइम था कि इसमें कुछ इंडिया के अंदर भी जो, मतलब आज का जो इंडिया का एरिया है उसके अंदर भी कुछ इंडिजिनस जो एम्पायर थे वो बन गए थे,
और बाकी बाहर एरिया में इन्फिल्ट्रेटर्स भी आए थे, बाहर के जो मतलब फॉरेनर्स भी आए गए थे जिन्होंने कब्जा कर लिया था कुछ एरियाज़ में। तो आज की हमारी क्लास उन्हीं दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले जो इंडियन थे और जो बाहर से आए वो सब, है ना, फॉरेनर्स के बारे में। तो कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड वाज फैसिलिटेटेड बाय इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ग्रीक्स, शाकाज, पार्थियंस, कुशान, ये सब लोग बाहर से आए थे, तो इनकी वजह से भी जो है ट्रेड वगैरह काफ़ी अच्छी हो गई थी और कल्चरल कॉन्टेक्ट्स भी डेवलप हो गए थे। तो कह रहा है कि इस वजह से इस सोसाइटी के अंदर सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस हर तरह का इनका इम्पैक्ट आया, फॉरेन ट्रेड का भी और फॉरेनर्स का जो रूल कर रहे थे इस एरिया में उस पर। और फाइनली लिटरेचर के अंदर भी और फाइन आर्ट्स के अंदर भी इनका इम्पैक्ट दिखने लगा। किनका इम्पैक्ट दिखने लगा? फॉरेनर्स का इम्पैक्ट दिखने लगा। ठीक है, तो इस तरह से कल्चरल कॉन्टैक्ट भी बढ़ रहे थे। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें रीजनल किंगडम्स की, तो यहाँ पे सुंगा डायनेस्टी है, कन्वाज है, इंडो ग्रीक्स फॉरेनर्स थे, सतावाहनाज है, ठीक है, उसके बाद छेदी डायनेस्टी है, वत्स है। तो ये कुछ डायनेस्टीज ऐसी हैं जो कि इंडिजिनस थी और बाहर के हिसाब से जो आए थे उनको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। पहले हम जो इंडिया के हिसाब से रीजनल जो डायनेस्टीज डेवलप हुई उनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे इनमें से जो पहला और मेजर आता है सुंगा डायनेस्टी, है ना। सुंगा डायनेस्टी के अंदर क्या था? इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय पुष्यमित्र सुंगा। पुष्यमित्र सुंगा ने स्टार्ट की थी। ब्राह्मण था ये, जैसे हमने कोर्स भी देखा था कि ब्राह्मण रिएक्शन की वजह से जो है मौर्यन रूल खत्म हो गया था। तो कह रहे हैं कि ही वाज कमांडर इन चीफ ऑफ मौर्यन रूलर नेम बृहद्रथ। बृहद्रथ को लास्ट भी बोला गया है, मौर्यास डायनेस्टी का लास्ट किंग बोला गया। और इनकी कैपिटल थी वो पहले पाटलिपुत्रा थी, लेकिन बाद में इनको कैपिटल इनकी शिफ्ट करके बेसनगर विदिशा में, एमपी के अंदर ये शिफ्ट हो गई थी। विदिशा एमपी के अंदर पड़ता है, तो एमपी में कैपिटल आ गई थी। फिर कह रहा है कि ही डिडंट अडोप्ट एनी रॉयल टाइटल, कोई भारी टाइटल्स वगैरह नहीं लिए थे इसने। जैसे पहले हमने कहा था अमित्रो घाट्स और सेंड्रोकैटस, इस तरह के टाइटल्स लिए गए थे, वो इन्होंने नहीं लिए थे। और ही सक्सेसफुली काउंटर अटैक फ्रॉम 2 ग्रीक किंग्स नेमली मेनेंडर एंड डेमेट्रियस। इनको इसने टैकल कर लिया था, बढ़िया टैकल कर लिया था। फिर कहते हैं कि इन्होंने हॉर्स सैक्रिफाइस किए थे, 2 हॉर्स सैक्रिफाइस, अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध के अंदर देखिए, पहले भी हमने लेटर वैदिक में पढ़ा था हमने कि अश्वमेध के अंदर तो घोड़ा है, उसको भैया पूजा पाठ करके उसको भेज देते, जहाँ जहाँ जो है घोड़ा घूमेगा वो सब राजा का हो जाएगा। और फिर फाइनली वापस लाके उस घोड़े को सेक्रीफाइस कर दिया जाता था और राजा का घोड़ा माना जाता था। मतलब राजा ने सब ऑक्यूपाई कर लिया, सब कैप्चर हो गया राजा की तरफ से, जहाँ जहाँ घोड़ा घूमे। तो वही बातें कर रहे हैं कि 2 हॉर्स सैक्रिफाइसेस, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए इन्होंने। वन ऑफ दीज वाज परफॉर्म्ड बाय पतंजलि द ग्रेट ग्रामरियन, है ना। तो सुंगा डायनेस्टी के टाइम में पतंजलि थे यहाँ पे, है ना। हमने इनकी महाभाष्य और ग्रेट ग्रामर के हिसाब से हमने पढ़ा था। योग सूत्र भी पतंजलि का ही था, महर्षि पतंजलि का ही, वो सब बातें यहाँ पे आई। उसके बाद कह रहे हैं कि इन्हीं के टाइम पे, सुंगास के टाइम में ही स्तूपा एट सांची एंड भरूच वर रिनोवेटेड, इनको ठीक किया गया था। इनके अंदर एक्चुअली जो है स्कल्पचर स्टोन गेटवे जो हम बोलते हैं, जो गेट्स होते हैं, एंट्री गेट्स, कह रहा है कि वो डेवलप किए गए थे। साथ में रेलिंग भी लगाई गई थी, है ना, सांची और भरूच के ऊपर स्कल्पचर स्टोन गेटवे। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है पुष्यमित्र वो सक्सीडेड बाय हिज सन अग्निमित्र। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पुष्यमित्र का बेटा था अग्निमित्र, इसकी स्टोरी है मालविका अग्निमित्र। और ये जो किताब थी ये कालिदास ने लिखी है, कालिदास की है। देखिए, हमें किताबें जो मेजर है वो पता होना चाहिए। गुप्ता टाइम में थे तो हम उस टाइम कर लेंगे। इनकी जो 6-7 जो एपिक्स हैं जो सारे के सारे, वो हम उनको पढ़ेंगे। जो इनकी मतलब अभिज्ञान शकुंतलम है जैसे, उसके बाद मेघदूतम है, ऋतु संहार है। उसके बाद कह रहे थे ग्रीक किंग एंटियालकिडास सेंट हिज एम्बेसडर नेम्ड हीलियोडोरस। हीलियोडोरस को भेजा था ग्रीक किंग ने सुंगास के टाइम में, और सुंगास का उस टाइम किंग था भागभद्र। तो इसके टाइम में हीलियोडोरस ने एक जो है पिलर कंस्ट्रक्ट कराया था जिसको गरुड़ ध्वज बोला गया, इन ऑनर ऑफ गॉड वासुदेव। देखिए, गरुड़ जो है, गरुड़ ध्वज, गरुड़ जो है वो वासुदेव मतलब विष्णु जी की सवारी है, इसलिए यहाँ पे बात आ रही है कि गरुड़ ध्वज इन द ऑनर ऑफ गॉड वासुदेव। वासुदेव इज नथिंग बट विष्णु, है ना, विष्णु के उसमें, क्योंकि विष्णु की सवारी गरुड़ है तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। उसके कहता है कि आफ्टर अग्निमित्रा सीरीज ऑफ वीक रूलर सच एज वासुमित्रा, वज्रमित्रा, भागभद्र, देवभूति, ये काफ़ी ज़्यादा वीक सक्सेसर्स थे। और हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे कि मौर्यंस के टाइम में भी, कि अगर कोई डायनेस्टी खत्म होती है तो एक बड़ा मेजर रीज़न ये रहता है कि वीक सक्सेसर्स रहते हैं। वीक रूलर्स आ जाएंगे तो एक डायनेस्टी हमेशा खत्म हो ही जाएगी। तो क्या है, ग्रेट संस्कृत ग्रामरियन पतंजलि वर पैटर्नाइज इस टाइम पे, मनुस्मृति भी कंपाइल हुई थी। और जो लास्ट सुंगा रूलर था वो था देवभूति। उसके बाद सुंगा डायनेस्टी खत्म हो गई थी, ठीक है। और ये हमने देखा मेनली एमपी के अंदर विदिशा का था। उसके बाद नेक्स्ट आता है कन्वा डायनेस्टी। तो इसमें कह रहा है कि देवभूति जो लास्ट रूलर था सुंगा डायनेस्टी के, वाज मर्डर्ड बाय हिज मिनिस्टर वासुदेव, और इसने जो है फिर थ्रोन ले लिया था। और उसके बाद फिर कन्वा डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। और इन्होंने कहा कि उन्होंने भी क्लेम वही किया विदिशा इज देयर कैपिटल, क्योंकि लगभग सुंगा की जगह ही कन्वा आए हैं। सुंगा को हटा के कह रहा है मर्डर्ड मिनिस्टर, है ना, इसको मर्डर कर दिया था देवभूति को जो लास्ट सुंगा रूलर था, तो इसलिए सुंगा की जगह ही कन्वा आए। द पीरियड ऑफ कन्वा रूल केम टू एन एंड इन 28 BC व्हेन देयर किंगडम वाज एनेक्स्ड बाय सतावाहनास। और फाइनली कन्वास को हटा के आ गया सतावाहनास।
सतवाहनाज इंपॉर्टेंट है, मेजर इनका काफ़ी ज़्यादा एरिया जो था, काफ़ी बड़ा इनका एरिया था कंपेरेटिवली, और अगर देखा जाए तो और एरियाज़ को उस टाइम के देखा जाए तो। सतवाहना डायनेस्टी, इनको ना आंध्राज भी बोलते हैं, आंध्राज, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में इनका कंट्रोल था, और देवर नेटिव सक्सेसर ऑफ मौर्याज। नेटिव सक्सेसर मतलब यही बात कहना चाह रहे हैं कि जो एम्पायर के हिसाब से काफ़ी बड़ा एम्पायर था, और जो पैन इंडिया जो हम बात करते हैं कि लार्ज एम्पायर बन जाए, तो इनको मानते हैं कि नेटिव सक्सेसर्स थे मौर्याज के, ठीक है। देयर कैपिटल वाज प्रतिष्ठान या पैटर्न, वाइल भरूच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी, है ना। भरूच हमने कहा था गुजरात के अंदर, गल्फ ऑफ खंबत के अंदर हमने इसको देखा था, अभी उसके आसपास ही पड़ता है। द अर्ली सतवाहन किंग अपीयर्ड नॉट इन आंध्रा बट इन महाराष्ट्र, शुरुआत करें महाराष्ट्र से है, बट मोस्ट ऑफ देयर अर्ली इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड इन आंध्रा, इसीलिए आंध्राज बोल देते हैं। सिमू का फाउंडर था सतवाहन डायनेस्टी का, लेकिन इनका जो बड़ा रूलर जिसका फेम है ज़्यादा है वो सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी। बाद में आता है, सतकर्णी 1 है, जो बाद में आते हैं सतकर्णी 2, वो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे, और उनका भी जो है काफ़ी ज़्यादा नाम फेमस हुआ था। तो कह रहे हैं कि सतकर्णी 1 रेज द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द डायनेस्टी बाय कॉन्क्वेस्ट, ही परफॉर्म्ड वैदिक सेक्रीफाइसेस। फिर कह रहा है कि 17th रूलर था, और हाला 17th रूलर था, इन्होंने लिखी है गाथा सप्तशती। ये एक दो बार पेपर में पूछा जा चुका है कि गाथा सप्तशती या सत्तासाई, ये इसी किताब का नाम है, ये किसने लिखी है, हाला ने लिखी है, ठीक है। हाला रोट गाथा सप्तशती। उसके बाद कह रहे हैं 23rd जो रूलर था वो है गौतमीपुत्र सतकर्णी। अब देखिए यहाँ पे कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, क्योंकि यहाँ पे गौतमीपुत्र मतलब यहाँ पे माता का नाम आ रहा है, गौतमीपुत्र, है ना। तो इस तरह कई बार ऐसा माना जाता है कि सतवाना जो डायनेस्टी थी उसके अंदर मैट्रिलिनियज का सिस्टम था। उसके बाद हु रिवाइव्ड द सतवाना पावर एंड डिफीटेड शाक क्षत्रप, नहापना को हराया था इन्होंने, और ही इज नोन एज द ग्रेटेस्ट सतवाना रूलर। देखिए जो भी हम ये डायनेस्टीज कर रहे हैं, इसमें मेन क्वेश्चंस आते हैं कि मेजर रूलर्स कौन सा था, अगर कोई इंस्क्रिप्शन है तो वो आप जाने, और साथ में इन्होंने कैपिटल क्या डेवलप करी थी, इनका एरिया क्या था। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा अलग क्वेश्चन बनेगा नहीं। और अगर मान लीजिए किसी के टाइम में बाद तक भी अगर कोई बाहर से ट्रैवलर कोई आया है तो उसका भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इन्होंने किंगडम के बारे में क्या कहा है वो सब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसकी जो अचीवमेंट्स है वो नासिक इंस्क्रिप्शन में, तो इंपॉर्टेंट हो गया। इंस्क्रिप्शंस मैंने अभी बताया कि इंस्क्रिप्शंस वगैरह कोई है, कोई ट्रैवलर है या मोस्ट फेमस किंग है, और साथ में इनकी कैपिटल या एरिया कौन सा था। तो नासिक इंस्क्रिप्शन है जो कि इनकी मदर ने खुद गौतमी बालासारी ने लिखी है, जो इसके अंदर गौतमीपुत्र सतकर्णी की अचीवमेंट्स जो है ये बताती है, ठीक है। उसके बाद ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रूलर सीक्वेंस के हिसाब से, क्योंकि ऐसा ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इनके अंदर से। फिर कह रहे सतवाहनास वर फाइनली सक्सीडेड बाय वाकाटका डायनेस्टी, और आंध्र प्रदेश के अंदर इशुवाकू या इक्ष्वाकू कई बार बोल देते हैं, ये 2 डायनेस्टीज़ ने इनको जो है इनकी जगह सतवाहना की जगह 2 डायनेस्टीज आ गई थी, ऊपर की तरफ वाकाटका और नीचे की तरफ इशुवाकू या इक्ष्वाकू, ठीक है। और कह रहे हैं कि इन्होंने डोनेटिंग लैंड बहुत भारी स्टार्ट किया था, प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड, इसको अग्रहारा बोलते हैं, और अग्रहारा और ब्रह्मदेय। तो अग्रहारा ऐसा किया जाता है कि भैया लैंड दे दिया प्रीस्ट वगैरह को, और ब्रह्मदेय मतलब लोड के लिए डोनेट किया है चीज़ वही। तो दे स्टार्टेड डोनेटिंग लैंड विद फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट टू ब्राह्मणास एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स, है ना। 2 नाम मैंने बताया, आप इसको याद कर सकते हैं, अग्रहारा और ब्रह्मदेय, ठीक है। दीज आर लैंड ग्रांट्स मेड which eventually weakened their authority and resulted in rise of feudalism in the later period, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि इस टाइम मेजर जो है अमरावती और नागार्जुनकोंडा के स्तूपास बने थे। स्तूपास देखिए इनकी जो आर्ट थी वो भी उन्होंने पैटर्नाइज की थी, अमरावती आर्ट मेजर, और अमरावती आर्ट की जो पैटर्नाइजेशन थी, तो हम जो सेकंड क्लास करेंगे उसके अंदर जो अमरावती और मथुरा और गंधारा आर्ट है उसको डिस्कस करेंगे, और साथ में हम संगमेश करेंगे, है ना। अभी फर्स्ट क्लास में हम सिर्फ यही कर रहे हैं पार्ट। उसके बाद कह रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी, इनकी प्राकृत थी, और उन्होंने कॉइन्स किस इशू किए थे, लेड के अंदर, कॉपर के अंदर, ब्रोंज के अंदर, मेनली लेड वाले कॉइन्स ज़्यादा इशू किए थे, जो क्वांटिटी थी वो लेड कॉइन्स की ज़्यादा थी। फिर कह रहा है कि इनके 2 इंपॉर्टेंट रिलीजियस कंस्ट्रक्शन पहले से ही हम कर चुके हैं। चैत्य मतलब होता है प्रेयर के लिए, है ना, और विहार मतलब मोनेस्ट्री मतलब ड्वेलिंग प्लेस के लिए, है ना, ये हम पहले कर चुके हैं। ड्वेलिंग प्लेस के हिसाब से विहारास हैं, और प्रेयर के हिसाब से जो है टेम्पल बोल रहा है यहाँ पे चैत्य, प्रेयर हॉल्स, ठीक है। अमरावती आर्ट पैटर्नाइज बाय सतवाहना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी थी वो है छेदी डायनेस्टी। कह रहा है ये जो डायनेस्टी एमर्ज हुई मौर्यास के बाद, ये एमर्ज हुई कलिंग रीजन में, मॉडर्न ओडिशा, कलिंगा इज ओडिशा, जो हमारा नेशनल एंथम भी है उसके अंदर भी जो आता है द्राविड़ उत्कल बंगा, है ना। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि वो कौन सा एरिया, वो भी उत्कल एरिया है ना, उत्कल कोस्ट भी वही है, तो कलिंग उत्कल वही सेम ही चीज़ है, उड़ीसा एरिया है ये, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, उड़ीसा रीजन। तो
कलिंगा उत्कल वही बात है, उड़ीसा के अंदर पड़ता है। द कैपिटल सिटी ऑफ दिस डायनेस्टी शिशुपालगढ़ कैपिटल थी, और इनका जो इंपॉर्टेंट किंग था वो था खारवेल। और खारवेल ने जो है इनके टाइम में ये जैनिस्ट थे, इन्होंने जैनिज्म को पैटर्नाइज किया है, जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया था। और इनका जो एक इंस्क्रिप्शन हुआ है हाथी गुम्फा केव। तो हाथी गुम्फा केव है, ये बताता है कि खारवेल जो किंग थे उन्होंने कौन कौन सी विक्ट्रीज ली हैं, किस किन लोगों को हराया, वो सब ये इंस्क्रिप्शन बता रहा है हाथी गुम्फा केव। तो ये आपके हो गए इंडिजिनस। अब देखिए हम देखते हैं सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट के हिसाब से जो बाहर से फॉरेनर्स आ रहे थे वो कौन कौन आए थे और इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा वो हम समझते हैं। इसके अंदर भी देखिए वही सेम बात ही रहेगी कि इनकी कैपिटल क्या थी, और उसके बाद इनके कौन फेमस रूलर्स थे, और किस रीजन में इन्होंने मेनली रूल किया। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी टेक्स्ट वगैरह है, कोई बुक्स हैं इनके टाइम की, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, या कोई ट्रैवलर है ना, सेम बात वही। तो यहाँ पे कह रहे हैं इंडो ग्रीक्स फर्स्ट थे, बैक्टीरियन ग्रीक्स थे, दे वर फर्स्ट फॉरेन रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। नॉर्थ वेस्टर्न में इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसमें थे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। और इनका जो एक फेमस रूलर था वो था मिनेंडर, ऑल्सो नोन एज मिलिंद। एक्चुअली मिनेंडर जो था, मिनेंडर ने बुद्धिज़्म अडोप्ट कर लिया था, और उसका जो अडोप्ट करने की बात थी वो ऐसी थी कि नागासेन से इन्होंने बातचीत करी थी। मिनेंडर ने क्वेश्चन पूछे थे और फिर नागासेन ने उसके आंसर दिए थे। तो इस टेक्स्ट को बोलते हैं मिलिंद पनो। मिलिंद पनो मीन्स क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। तो नागसेन की वजह से, नागसेन से जो इंटरेक्शन थी मिनेंडर की, वो रिकॉर्डेड है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद में, मिलिंद पनो में, ठीक है। और यहाँ पे बताता है कि मिनेंडर ने जब ये सारी बातें सुनी थी ही वॉज सेटिस्फाइड, और दैट्स वाई ही अडोप्टेड बुद्धिज्म, है ना। देखिए अब नागसेन की बात है, दो नाम और साथ में आपको आने चाहिए। एक उपगुप्ता आना चाहिए। उपगुप्ता हमने लास्ट क्लास में किया भी था कि उपगुप्ता कौन है। उपगुप्ता मतलब वो किंग, वो सेंट, सॉरी मैं वापस लिख देता हूँ। उपगुप्ता, उपगुप्ता वो सेंट थे जिन्होंने अशोक को जो है कन्वर्ट करने के लिए कहा था। ऑब्वियसली जैसे आफ्टर कलिंग वॉर, तो उपगुप्ता सेंट प्लेड अ मेजर रोल। और उसके बाद एक और सेंट का नाम आता है अश्वघोष। अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरित लिखी है। बुद्ध चरित मतलब इसमें क्या है कि जो बायोग्राफी है महात्मा बुद्ध की वो इन्होंने लिखी अश्वघोष ने। तो नागासेन के साथ साथ उपगुप्ता भी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से अशोक कन्वर्ट हुआ, और अश्वघोष जिसने बुद्ध की जो है बायोग्राफी लिखी है, ठीक है। कॉइन्स भारी स्टार्ट किए, और कॉइन्स के हिसाब से पहले ही दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, इमेज ऑफ किंग ऑन द कॉइन एंड डेट ऑन द कॉइन, है ना। तो इससे क्रोनोलॉजी अच्छी समझ में आती है। हमने बात भी की थी न्यूमिस्मेटिक के अंदर, न्यूमिस्मेटिक इज स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो न्यूमिस्मेटिक के अंदर मैंने बात की थी कि अगर डेट तब से अभी नहीं डली थी पंचमार्क के टाइम में, लेकिन बाद में जब ये डेट डालने लगे तो काफ़ी ज़्यादा क्रोनोलॉजी ईजी हो गई समझने। तो यहाँ पे बता रखा है कि रेगुलर कॉइनेज सिस्टम था, लार्ज नंबर था इनका, और डेमेट्रियस फर्स्ट के आफ्टर अलेक्जेंडर, डेमेट्रियस किंग आया था यहाँ पे, और ये बातें बता रहे हैं। इन्होंने पैटर्नाइज की थी गंधारा आर्ट, है ना, गंधारा आर्ट इन्होंने पैटर्नाइज की थी, जिसको हम अगली क्लास में समझेंगे। आर्ट्स को मैंने सेपरेट कर लिया है ताकि आपको 2-4 फोटो भी साथ में दिखा सकूँ और एक क्लैरिटी आए ज़्यादा। सेकेंड है शाकाज। तो द शाकाज आर ऑल्सो नोन एज सीथियंस, दे रिप्लेस्ड इंडो ग्रीक्स। इन्होंने इंडो ग्रीक्स को हरा के ये वहाँ पे बैठे थे। अमंग द 5 ब्रांचेस ऑफ शाकाज विद देयर सीट ऑफ पावर इन डिफरेंट पार्ट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज वन विच रूल्ड इन वेस्टर्न इंडिया टिल 4th सेंचुरी। जो 5 सीट थी वो कौन कौन सी थी? कपिशा, तक्षशिला, मथुरा, तक्षशिला, मथुरा, अपर डेक्कन और उज्जैन, है ना। ये 5 सीट्स थी इनकी। तो मोस्ट फेमस जो रूलर था शाका रूलर वो था रुद्रदमन। तो रुद्रदमन जो था इनका मोस्ट फेमस रूलर है। और रुद्रदमन जो थे इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन है इनका, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हमने पहले भी किया था, जिसके अंदर संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है, और सुदर्शन लेक की रिपेयर की बात की है। हमने कहा था कि मॉडर्न टाइम बन गई थी, उसके अंदर रिपेयर वगैरह कराए थे। तो ये इंस्क्रिप्शन हमने पहले भी डिस्कस किया। जूनागढ़ गुजरात के अंदर पड़ता है, और ये लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है संस्कृत का, है ना। फर्स्ट एवर इंस्क्रिप्शन रिटन इन प्योर संस्कृत एंड लॉन्गेस्ट वन एज वेल। ये सबसे जो है लंबा भी इंस्क्रिप्शन है। फिर नेक्स्ट आता है अदर इंपॉर्टेंट शाका रूलर्स वाज नहापना, उषावादेवा, घमटिका, चत्सान। एक्चुअली ये ज़्यादा नाम इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। सिंपली पूछेंगे मोस्ट फेमस है रुद्रदमन था, या पूछ लेंगे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किस किंग का है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद बात यहाँ पे करें, इन अबाउट 58 BC अ किंग ऑफ उज्जैन विक्रमादित्य इज सपोज टू हैव फोर्ट इफेक्टिव अगेंस्ट शाकास, इसलिए विक्रम संवत शुरू हुआ। ये कई बार 58 या 57 BC दोनों ही डेट्स आ जाती हैं, और ये विक्रम संवत का है। देखिए इसको समझने के लिए बेसिक सी बात है कि ये BC के अंदर है। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो देसी कैलेंडर विक्रम संवत के हिसाब चलता है, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, जो भी डेट जैसे मान लीजिए आज 2022 चल रहा है, तो आप इसके अंदर 57 ऐड कर लो,
तो मोस्ट ऑफली जो विक्रम संवत होगा वो ये होगा, है ना। अगर आप जैसे हमारा नया कैलेंडर तो वैसे स्टार्ट होता है मार्च के हिसाब से, तो थोड़ा बहुत शिफ्ट हो सकता है 1-2 साल का मैक्सिमम, वरना भी विक्रम संवत आपका 2079 चल रहा होगा, क्योंकि ये 58 साल पहले का है या 57 साल पहले का है BCs में। तो जो टाइम चल रहा है उसके अंदर आप ऐड कर दो, तो AD चल रहा है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि विक्रम संवत 2079, है ना। तो विक्रमादित्य राजा था उज्जैन का, ऐसे ज़्यादा नोन राजा नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि शाकाज को हरा दिया था, इसलिए नया एरा स्टार्ट हुआ था विक्रम संवत। संवत का मतलब होता है कैलेंडर, है ना, कैलेंडर, तो विक्रम संवत। नेक्स्ट जो रूलर्स आ रहे हैं वो आ रहे पार्थियंस। पार्थियंस दे लिव्ड इन ईरान इनिशियली, इनको पहलवाज भी बोला जाता है, उन्होंने शाकाज को हरा दिया था, बट कंट्रोल्ड एन एरिया मच स्मॉलर देन शाकाज। शाकाज का कंपेरेटिवली ज़्यादा बड़ा एरिया था और इनका थोड़ा कम एरिया था। और जो फेमस किंग था वो था गोंडा फर्नेस। और इनके टाइम में जो एक मेजर चीज़ हुई थी ये हुई थी कि सेंट थॉमस आए थे, और ये फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी थे, और ये कहा जाता है कि ये डायरेक्ट डिसाइपल थे जीसस के। तो कई बार ऐसा बोला जाता है कि इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी भी जितनी पुरानी उतनी इंडिया के अंदर भी उतनी पुरानी, क्योंकि लगभग जो है ये उसी टाइम ही, इनिशियल टाइम में ही ये आ गए थे, जो 80s का टाइम था शुरुआत में ही। और सेंट थॉमस को डायरेक्ट डिसाइपल बोला गया है जीसस का, तो कह रहे हैं उनसे इन्होंने सीखा था, और ही केम फॉर प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। और इसी टाइम में एक इंस्क्रिप्शन भी है, तख्ते बई इंस्क्रिप्शन, जो मेंशन नाम करता है गोंडा फर्नेस किंग का, और कह रहे हैं पहलवाज रिस्ट्रिक्टेड देमसेल्फ टू इशूइंग कॉपर कॉइंस एंड रेयर इंस्टेंस सिल्वर मनी, तो ज़्यादातर इनके कॉपर कॉइंस थे। ये पार्थियंस की बात आ रही है। अब देखिए नेक्स्ट और मेजर रूलर जो मतलब थे वो थे कुशान्स। अगर हम ये बात करें कि लार्जेस्ट एरिया किसका था फॉरनर के हिसाब से, तो कुशान्स का ही था, और इसमें कनिष्क का सबसे ज़्यादा टाइम, कनिष्क का सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया था, है ना। तो अभी कह रहा है कुशान्स वर वन ऑफ द 5 यूची क्लैंस ऑफ सेंट्रल एशिया, दे रिप्लेस्ड पार्थियंस इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड देन एक्सपेंडेड टू लोअर इंडस बेसिन एंड अपर मिडिल गैंजेटिक बेसिन। तो ग्रेजुअली ये, अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर, तो इनका जो है एरिया भी काफ़ी ज़्यादा अंदर, नॉर्थ वेस्ट से भी काफ़ी अंदर की तरफ आ चुके हैं इंडिया के अंदर। देखिए अपर एंड मिडिल गैंजेटिक बेसिन, दे कंट्रोल फेमस सिल्क रूट, तो इससे इनको बढ़िया पैसा मिल रहा था, रेवेन्यू अर्न अच्छा हो जाता था स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना। तो जब जैसे कोई पास हो रहा है तो रास्ते में जो है जैसे टोल टैक्स हो जाता है, उस तरह से ये भी चार्ज ले लेते थे। तो दे कंट्रोल सिल्क रूट, है ना, और दिस रूट वॉज अ सोर्स ऑफ ग्रेट इनकम टू कुशान्स। उसके बाद कह रहा है द डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कैडाफाइसिस वन या कजूला कैडाफाइसिस, ये इनके नाम आते हैं, लेकिन जो इनका मेन रूलर था वो था कनिष्क, जो मोस्ट फेमस था वो था कनिष्क, ऑल्सो नोन एज सेकेंड अशोक। और देखिए इनके टाइम में भी एक शाक संवत शुरू हुआ था, शाक एरा है, किंग शाक डायनेस्टी के कनिष्क, इसलिए शाक संवत बोल रहे हैं, लेकिन ये कनिष्क ने शुरू किया था, और दिस स्टार्ट इन 78 AD। देखिए कनिष्क का रूल 78 AD, वही 78 AD। तो अगर आपको ये निकालना है शाक संवत मान लीजिए आज की डेट में, तो आप क्या कर सकते हैं 2022 - 78 कर दीजिए, तो आपको शाक संवत आ जाएगा, है ना। 1 साल का डिफरेंस आ सकता है, और फेब मार्च का डिफरेंस आ सकता है, मार्च अप्रैल का, क्योंकि हमारा जो देसी कैलेंडर हो मार्च से स्टार्ट होता है ना, 21-22 मार्च से स्टार्ट होता है। तो 78 AD आप इसमें से माइनस कर दीजिए, ये आपको शाक संवत मिल जाएगा। अब क्या कह रहा है, द एम्पायर ऑफ कनिष्क वाज स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया इन पोर्शन ऑफ 5 कंट्रीज, रशिया, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया। तो इनकी कैपिटल थी पेशावर, सबसे बड़ा रीजन था इनका, फॉरनर के हिसाब से इंडिया के अंदर सबसे बड़ा रीजन इन्हीं का ही रहा। कनिष्क वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ मायान बुद्धिज्म, और कह रहे हैं 4th जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ तो भी इनके अंडर ही हुआ था, कुंडलवन कश्मीर के अंदर, वेयर द डॉक्ट्राइन्स ऑफ महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म और फाइनलाइज्ड, है ना। तो ये मेजर काम रहा था। अब कह रहे हैं लार्ज साइज हेडलेस स्टैचू मिले कनिष्क की, विद पेंट, जैसे एक बड़ा ओवरकोट टाइप डाल के खड़े हुए ऐसे करके, ऊपर वाला पोर्शन नहीं है, सिर्फ जो लोअर पोर्शन है हेडलेस स्टैचू है, ऊपर वाला नहीं है, और बाकी यहाँ पे जैसे ऐसे ड्रेस पूरी है, और एक लॉन्ग कोट सा ऐसे पहन रखा है, लॉन्ग कोट के हिसाब से बनाया। और जो लास्ट ग्रेट रूलर था वो था वासुदेव वन, और इन्होंने पैटर्नाइज की थी मथुरा आर्ट, तो मथुरा आर्ट इन्होंने पैटर्नाइज की थी। और ये आपके जो है फॉरेन रूलर्स थे जो आए थे उस टाइम, पोस्ट मौर्य के टाइम में। अब देखिए ये 2 पार्ट मैंने नेक्स्ट क्लास के लिए रखे, क्योंकि आज की क्लास भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये 2 पार्ट मैंने नेक्स्ट क्लास के लिए रखे हुए, गंधारा आर्ट, मथुरा आर्ट और अमरावती आर्ट, तीनों को साथ साथ देखेंगे विद पिक्चर्स, अच्छा समझ में आएगा, और संगम एज, ठीक है, ये हमारी सेकंड क्लास का रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।